अमीर और मतमूल खानदान के एक नौजवान के जरिए एक गरीब लड़की की इस्तेहसाल की रिवायती कहानी है, जो लड़की के बेगर्ज मोहब्बत की ट्रेजिडी है। कहानी में सादगी, दिलकशी और जाज़बियत है। कारी आखिर में कहानी के अंजाम से वाकिफ तो हो जाता है, लेकिन उसकी तसल्ली नहीं होती। शायद ये कहानी की खूबसूरती है। रात के 11 बजे टैक्सी शहर की खामोश सड़कों पर से गुजरती एक पुरानी वजह के फाटक के सामने जाकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोलकर बड़े यकीन के साथ मेरा सूटकेस उतारकर फुटपाथ पर रख दिया और पैसों के लिए हाथ फैलाए तो मुझे जरा अजीब सा लगा। यही जगह है? मैंने शुभा से पूछा। जी हाँ, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। मैं नीचे उतरी। टैक्सी गली के अंधेरे में गायब हो गई और मैं सुनसान फुटपाथ पर खड़ी रह गई। मैंने फाटक खोलने की कोशिश की, मगर वो अंदर से बंद था। तब मैंने बड़े दरवाजे में जो खिड़की लगती थी उसे खटखटाया। कुछ देर बाद खिड़की खुली। मैंने चोरों की तरह अंदर झांका। अंदर नीम तारीक आंगन था, जिसके एक कोने में 2 लड़कियां रात के कपड़ों में मलबूस आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही थीं। आंगन के सिरे पर एक छोटी सी शिकस्ता इमारत ऐस्तादा थी। मुझे एक लम्हे के लिए घसियारी मंडी लखनऊ का स्कूल याद आ गया, जहां से मैंने बनारस यूनिवर्सिटी का मैट्रिक पास किया था। मैंने पलटकर गली की तरफ देखा, जहां मुकम्मल खामोशी तारी थी। फर्ज कीजिए, मैंने अपने आप से कहा कि ये जगह अफीमचियों, बर्दा फरोशों और स्मगलरों का अड्डा निकली तो मैं एक अजनबी मुल्क की अजनबी शहर में रात के 11 बजे एक गुमनाम इमारत का दरवाजा खटखटा रही थी, जो घसियारी मंडी के स्कूल से मिलता जुलता था। एक लड़की खिड़की की तरफ आई। गुड इवनिंग, ये YWCA है ना? मैंने जरा अजिज से मुस्कुरा कर पूछा। मैंने तार दिलवा दिया था कि मेरे लिए एक कमरा रेज रो कर दिया जाए, मगर किस कदर खस्ता हाल YWCA है ये मैंने दिल में सोचा। मैं आपके कोई तार नहीं मिला और अफसोस है कि सारे कमरे घिरे हुए हैं। अब दूसरी लड़की आगे बढ़ी। ये वर्किंग गर्ल्स का हॉस्टल है, यहाँ आमतौर पर मुसाफिरों को नहीं ठहराया जाता। उसने कहा। मैं यकलख्त बेहद घबरा गई। अब क्या होगा? मैं उस वक्त यहाँ से कहाँ जाऊंगी? दूसरी लड़की मेरी परेशानी देखकर खुश खल्की से मुस्कुराई। कोई बात नहीं, घबराओ मत, अंदर आ जाओ, लो इधर से कूद आओ। मगर मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे लिए जगह कहाँ होगी? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम जगह बना देंगे। अब इस वक्त आधी रात को तुम कहाँ जा सकती हो? उसी लड़की ने जवाब दिया। मैं सूटकेस उठाकर खिड़की से अंदर आंगन में कूद गई। लड़की ने सूटकेस मुझसे ले लिया। इमारत की तरफ जाते हुए मैंने जल्दी जल्दी कहा, बस आज की रात मुझे ठहर जाने दो। मैं कल सुबह अपने दोस्तों को फोन कर दूंगी। मैं यहाँ 3-4 लोगों को जानती हूँ, तुमको बिल्कुल जहमत ना होगी। फिक्र मत करो, उसने कहा। पहली लड़की शब बखैर कहकर गायब हो गई। हम सीढ़ियां चढ़कर बरामदे में पहुंचे। बरामदे के एक कोने में लकड़ी की दीवारें लगाकर एक कमरा सा बना दिया गया था। लड़की सुर्ख फूलों वाला दबेज पर्दा उठाकर उसमें दाखिल हुई। मैं उसके पीछे पीछे गई। यहाँ मैं रहती हूँ, तुम भी यहीं सो जाओ। उसने सूटकेस एक कुर्सी पर रख दिया और अलमारी में से साफ तौलिया और नया साबुन निकालने लगी। एक कोने में छोटे से पलंग पर मच्छरदानी लगी थी। बराबर में सिंगार मेज रखी थी और किताबों की अलमारी, जैसे कमरे सारी दुनिया में लड़कियों की हॉस्टलों में होते हैं। लड़की ने फौरन दूसरी अलमारी में से चादर और कंबल निकालकर फर्श के घसे हुए बदरंग कालीन पर बिस्तर बिछाया और पलंग पर नई चादर लगाकर मच्छरदानी के पर्दे गिरा दिए। लो, तुम्हारा बिस्तर तैयार है। मुझे बेहद निदामत हुई। सुनो, मैं फर्श पर सो जाऊंगी। हरगिज नहीं, इतने मच्छर काटेंगे कि हालत तबाह हो जाएगी। हम लोग इन मच्छरों के आदी हैं। कपड़े बदल लो। इतना कहकर वो इत्मीनान से फर्श पर बैठ गई। मेरा नाम कारमन है। मैं एक दफ्तर में मुलाजिम हूँ और शाम को यूनिवर्सिटी में रिसर्च करती हूँ। केमिस्ट्री मेरा मजमून है।
मैं YW की सोशल सेक्रेटरी भी हूँ। अब तुम अपने मुतालिक बताओ। मैंने बताया, अब सो जाओ। मुझे औंगते देखकर उसने कहा। फिर उसने 2 जानू झुककर दुआ मांगी और फर्श पर लेटकर फौरन सो गई। सुबह को इमारत जागी। लड़कियां सरों पर तौलिया लिपेटे और हाउस कोट पहने गुसल खानों से निकल रही थी। बरामदे में से गरम कहवे की खुशबू आ रही थी। 2-3 लड़कियां आंगन में टहल टहल कर दांतों पर बुरश कर रही थीं। चलो तुम्हें गुसल खाना दिखा दूं, कारमन ने मुझसे कहा और हॉल में से गुजर कर एक गिलारे में ले गई, जिसके सिरे पर एक टूटी फूटी कोठड़ी सी थी, जिसमें सिर्फ एक नाल लगा हुआ था और दीवार पर एक खोंटी खड़ी थी। उसका फर्श उखड़ा हुआ था और दीवारों पर सैलन थी। रोशनदान के उधर से किसी लड़की के गाने की आवाज आ रही थी। उस गुसल खाने के अंदर खड़ी होकर मैंने सोचा, कैसी अजीब बात है। मुद्दतों से ये गुसल खाना इस मुल्क में, इस शहर में, इस इमारत में अपनी जगह पर मौजूद है और मेरे वजूद से बिल्कुल बेखबर। आज मैं इसमें मौजूद हूँ। कैसा बेवकूफ़ी का ख्याल था। जब मैं नहा के बाहर निकली तो नीम तारीख हाल में एक छोटी सी मेज पर मेरे लिए नाश्ता चुना जा चुका था। कई लड़कियां जमा हो गई थीं। कारमन ने उन सब से मेरा तारुफ कराया। बहुत जल्द हम सब पुराने दोस्तों की तरह कह के लगा रहे थे, अब मैं जरा अपने जानने वालों को फोन कर दूं। चाय खत्म करने के बाद मैंने कहा। कारमन शरारत से मुस्कुराई। हाँ, अब तुम अपने बड़े बड़े मशहूर और अहम दोस्तों को फोन करो और उनके यहाँ चली जाओ। तुम्हारी परवाह कौन करता है? क्यों रोजा, हम उसकी परवाह करते हैं? बिल्कुल नहीं। कोर्स हवा। लड़कियां मेज पर से उठी। हम लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं। शाम को तुमसे मुलाकात होगी, मैगडेलना ने कहा। शाम को? एमेलिया ने कहा। शाम को ये किसी कंट्री क्लब में बैठी होगी। कारमन के दफ्तर जाने के बाद मैंने बरामदे में जाकर फोन करने शुरू किए। फौज के मेडिकल चीफ मेजर जनरल केमो गलाडर्स, जो जंग के जमाने में मेरे मामू जान के रफीका रह चुके थे। मिसेस एंटोनिया कोस्टेलो, एक करोड़पति कारोबारी की बीवी जो यहाँ की मशहूर समाजी लीडर थीं और जिनसे मैं किसी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मिली थी। अल्फांसो वल्बेरा, इस मुल्क का नामवर नावल निगार और जर्नलिस्ट जो एक दफ़ा कराची आया था। हेलो हेलो, अरे तुम कब आई? हमें इतला क्यों नहीं दी? कहाँ ठहरी हो? वहाँ? गुड गॉड, वो कोई ठहरने की जगह है। हम फौरन तुम्हें लेने आ रहे हैं। इन सब ने बारी बारी मुझसे यही अल्फाज दोहराए। सबसे आखिर में मैंने डॉन गार्सिया डेल प्रोड्यूस को फोन किया। ये मगरिबी यूरोप के एक मुल्क में अपने देश के सफीर रह चुके थे और वहीं उनसे और उनकी बीवी से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। उनके सेक्रेटरी ने बताया कि वो लोग आजकल पहाड़ पर गए हुए हैं। उसने मेरी कॉल उनके पहाड़ी महल में मुंतकिल कर दी। थोड़ी देर बाद मिसेस कोस्टेलो अपनी मर्सी डैनर में मुझे लेने के लिए आ गईं। कारमन के कमरे में आकर उन्होंने चारों तरफ देखा और मेरा सूटकेस उठा लिया। मुझे धक्का सा लगा। मैं उन लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं कारमन, एमेलिया, बर्नार्डा और वज़ा और मैगडेलेनिया के साथ रहना चाहती हूँ। सामान अभी रहने दीजिए, शाम को देखा जाएगा। मैंने जरा झेप कर मिसेस कोस्टेलो से कहा, मगर तुमको इस नामाकूल जगह पर बेहद तकलीफ होगी। वो बराबर दोहराती रहीं। रात को जब मैं वापस आई तो कारमन और एमेलिया फाटक की खिड़की में ठसी मेरा इंतजार कर रही थी। आज हमने तुम्हारे लिए कमरे का इंतजाम कर दिया है, कारमन ने कहा। मैं खुश हुई कि अब उसे फर्श पर ना सोना पड़ेगा। हॉल की दूसरी तरफ एक और सीले हुए कमरे में 2 पलंग बिछे थे। एक पर मेरे लिए बिस्तर लगा था और दूसरे पर मिसेस सोरेल बैठी सिगरेट पी रही थी। वो 38-39 साल की रही होंगी। उनकी आंखों में अजीब तरह की उदासी थी। पोलिनेशियन नस्ल की किस शाख से उनका ताल्लुक था उनकी शक्ल से मालूम ना हो सकता था। पलंग पर नीम दराज होकर उन्होंने फौरन अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू कर दी। मैं गांव से आई हूँ, उन्होंने कहा। गांव कहाँ है? मैंने दरियाफ्त किया। बहरुल काहिल में एक जजीरा है, उस पर अमेरिकन हुकूमत है।
वो इतना छोटा जजीरा है कि दुनिया के नक्शे पर उसके नाम के नीचे सिर्फ एक नुक्ता लगा हुआ है। मैं अमेरिकन शहरी हूँ। उन्होंने जरा फख्र से इजाफा किया। गाम, मैंने दिल में दोहराया। कमाल है, दुनिया में कितनी जगहें हैं और इनमें बिल्कुल हमारे जैसे लोग बसते हैं। मेरी लड़की एक वायलिन बजाने वाले के साथ भाग आई थे। मैं उसे पकड़ने आई हूँ। वो सिर्फ 17 साल की है, मगर हद से ज्यादा खुद सर। ये आजकल की लड़कियां। फिर वो दफअतन उठकर बैठ गईं। मुझे कैंसर हो गया था। ओह, मेरे मुंह से निकला। मुझे सीने का कैंसर हो गया था, उन्होंने बड़े अलम से कहा। वरना 3 साल कबल मैं भी और सब की तरह नॉर्मल थी। उनकी आवाज में बेपाया कर्ब था। देखो, उन्होंने अपने नाइट गोन का कॉलर सामने से हटा दिया। मैंने लरज कर आंखें बंद कर ली। एक औरत से उसके जिस्म की खूबसूरती हमेशा के लिए छिन जाए, इतनी कहरनाक बात थी। थोड़ी देर बाद मिसेस सोरेल सिगरेट बजाकर सो गईं। खिड़की की सलाखों में से चांद अंदर झांक रहा था। नजदीक के कमरे से मैकडेलना के गाने की धीमी आवाज आनी भी बंद हो गई। दफअतन मेरा जी चाहा कि फूट फूट कर रोऊं। अगला हफ्ता फैशनेबल रिसालों की जबान में सोशल और तहजीबी मसरूफियात की आंधी की तरह आर्ट व कल्चर के मामलात में गुजरा। दिन मिसेस कोस्टेलो और उनके अहबाब के हसीन पुरफिजा मकानों में और शाम शहर की जगमगाती तफरी गाहों में बसर होती। हर तरह के लोग, इंटेलेक्चुअल, जर्नलिस्ट, मुसनिफ, सियासी लीडर मिसेस कोस्टेलो के घर आते और उनसे बहस मुबाहिसे रहते, और मैं अंग्रेजी मुहावरे के अल्फाज में अपने आप को गोया बेहद एंजॉय कर रही थी। मैं रात को YW वापस आती और हॉल की चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठकर 5 लड़कियां बड़े इश्तियाक से मुझसे दिन भर के वाकयात सुनती। कमाल है, रोजा कहती, हम इसी शहर के रहने वाले हैं, मगर हमें मालूम नहीं कि यहाँ ऐसी अल्फ लेवी फिजाएं भी हैं। ये बेहद अमीर लोग जो होते हैं ना, ये इतने रुपए का क्या करते हैं? एमेलिया पूछती। एमेलिया एक स्कूल में पढ़ाती थी। रोजा एक सरकारी दफ्तर में स्टेनोग्राफर थी। मैकडेलना और बर्नार्डा एक म्यूजिक कॉलेज में पियानो और वायलिन के आला तालीम हासिल कर रही थी। ये सब मुतवस्सित और निचले मुतवस्सित तबके की लड़कियां थीं। इतवार की सुबह कार्मन मास में जाने की तैयारी में मसरूफ थी। कोई चीज निकालने के लिए मैंने अलमारी की दराज खोली तो उसके झटके से ऊपर से एक ओनी खरगोश नीचे गिर पड़ा। मैं उसे वापस रखने के लिए ऊपर उचकी तो अलमारी की छत पर बहुत सारे खिलौने रखे नजर आए। ये मेरे बच्चे के खिलौने हैं, कार्मन ने सिंगार मेज के सामने बाल बनाते हुए बड़े इत्मीनान से कहा। तुम्हारे बच्चे के? मैं बका बका रह गई और मैंने बड़े दुख से उसे देखा। कार्मन बिन ब्याही माँ थी। आईने में मेरा रद्द अमल देखकर वो मेरी तरफ पलटी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया और उसने कहा, तुम गलत समझी। फिर वो खिलखिलाकर हंसी और उसने अलमारी के निचली दराज में से एक हल्के नीले रंग की चमकीली बेबी बुक निकाली। देखो, ये मेरे बच्चे की सालगिरह की किताब है। जब वो 1 साल का होगा तो ये करेगा, जब वो 2 साल का हो जाएगा तो ये कहेगा। यहाँ उसकी तस्वीरें चिपकाऊंगी। वो इत्मीनान से आलती पालती मारकर पलंग पर बैठ गई और उसी किताब में से खूबसूरत अमेरिकन बच्चों की रंगीन तस्वीरों के तराशे निकालकर बिस्तर पर फैला दिए। देखो मेरी नाक कितनी चिपटी है और निक तो मुझसे भी गया गुजरा है, तो हम दोनों के बच्चे की नाक का सोचो तो क्या हशर होगा। मैं उसकी पैदाइश से महीनों पहले ये तस्वीरें देखा करूंगी ताकि उस बेचारी की नाक पर कुछ असर पड़े। तुम दीवानी हो अच्छी खासी, मैंने कहा। और ये नेक कौन बुजुर्ग हैं? उसका रंग एकदम सफेद पड़ गया। अभी उसका जिक्र ना करो। उसके नाम पर मुझे लगता है कि मेरा दिल कट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मगर उसके बाद वो बराबर निक का जिक्र करती रही। मैं इतनी बदसूरत हूँ, मगर निक कहता है, कार्मन मुझे तुम्हारे दिल से, तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारी रूह से इश्क है। निक ने इतनी दुनिया देखी है, इतनी हसीन लड़कियों से उसकी दोस्ती रही है, मगर उसे मेरी बदसूरती का जरा भी एहसास नहीं। गिरजा से वापसी पर खलीज के किनारे किनारे सड़क पर चलते हुए IW के निम्नाक हाल में कपड़ों पर इस्त्री करते हुए कार्मन ने मुझे अपनी और निक की दास्तान सुनाई।
निक डॉक्टर था और हार्ट सर्जरी की आला ट्रेनिंग के लिए बाहर गया हुआ था और उसे दीवाना वार चाहता था। रात को मैं मिसेस सोरेल के कमरे से कार्मेन के कमरे में वापस आ चुकी थी, क्योंकि मिसेस सोरेल अपनी लड़की को पकड़ लाने में कामयाब हो गई थी और लड़की अब उनके साथ मुकीम थी। सोने से पहले मैं मच्छरदानी ठीक कर रही थी। कार्मेन फिर फर्श पर आसन जमाए बैठी थी। निक, उसने कहना शुरू किया, आजकल कहाँ है? मैंने पूछा, मालूम नहीं। तुम उसे खत नहीं लिखती? नहीं। क्यों? मैंने हैरत से सवाल किया। तुम खुदा पर यकीन रखती हो? उसने पूछा। ये तो बहुत लंबा चौड़ा मसला है। मैंने जमाई लेकर जवाब दिया, मगर ये बताओ कि तुम उसे खत क्यों नहीं लिखती? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम खुदा पर यकीन रखती हो? हाँ, मैंने बहस को मुख्तसर करने के लिए कहा। अच्छा, तो तुम खुदा को खत लिखती हो? इमारत की रोशनियां बुझ गईं। रात की हवा में आंगन के दरख्त सरासर रहे थे। कमरे के दरवाजे पर पड़ा हुआ सुर्ख फूलों वाला पर्दा हवा के झोंकों से फड़फड़ाए जा रहा था। मैंने उठकर उसे एक तरफ सरका दिया। बहुत खूबसूरत पर्दा है। मैंने पलंग की तरफ लौटते हुए इज़हार ख्याल किया। कार्मेन फर्श पर करवट बदलकर आंखें बंद किए लेटी थी। मेरी बात पर वो फिर उठकर बैठ गई और उसने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया, मैं और निक एक मर्तबा पहाड़ी इलाके में कई 100 मील के ड्राइवर के लिए गए थे। सुन रही हो? हाँ हाँ, बताओ। रास्ते में निक ने कहा कि चलो डॉन रेमो से मिलते चलें। डॉन रेमो निक के वालिद के दोस्त और काबीना के वजीर थे और उन्होंने हाल ही में अपने जिले के पहाड़ी मुकाम पर नई कोठी बनवाई थी। जब हम लोग उनकी कोठी के नजदीक पहुंचे तो सामने से सफेद फ्रॉक पहने बहुत सी छोटी छोटी बच्चियां एक स्कूल से निकलकर आती दिखाई दी। मुझे वो मंजर एक ख्वाब की तरह याद आया। फिर हम लोग अंदर आ गए और मिसेस रीमो के इंतजार में उनके शानदार ड्राइंग रूम में बैठे। कैबिनेट मिनिस्टर घर पर मौजूद नहीं थे। ड्राइंग रूम और स्टडी के दरमियान जो दीवार थी उसमें शीशे की एक चौकोर डिब्बे ऐसी खिड़की में प्लास्टिक की एक बहुत बड़ी गुड़िया सजी थी जो कमरे की नफीस आराइश के मुकाबले में बहुत भदी मालूम हो रही थी। हम दोनों इस बदमजाकी पर चुपके से मुस्कुराए। फिर मिस रीमो बरामद हुई। उन्होंने हमें ठंडी चाय पिलाई और सारा घर दिखलाया। उनके गुसल खाने सियाह टाइल के थे और मेहमान कमरे के नफीस दीवान बैग सुर्ख के झालर वाले गलाफों से ढके हुए टैपेस्ट्री फूलदार टैपेस्ट्री थे। इन पलंगों को देखकर निक ने चुपके से मुझसे कहा था, बदमजाकी की इंतहा। और मैंने अपने दिल में कहा था, कोई बदमजाकी नहीं, मैं तो अपने घर के लिए ऐसे ही पलंग खरीदूंगी और इसी रंग के गलाफ बनवाऊंगी। उसके बाद मैं जब भी घरेलू साजो सामान की दुकानों से गुजरती तो इस कपड़े को देखकर मेरे कदम ठठक जाते। फिर मैंने तनख्वाह में से बचा बचा कर उसी कीमती कपड़े का ये पर्दा खरीद लिया। जब मैं एक मखसूस चीनी रेस्तोरां के आगे से गुजरती हूँ, वो उसी आवाज में कहती रही, और शीशे के दरीचे के करीब रखी हुई मेज और इस पर जलता हुआ सब्ज लैंप नजर आता है तो मेरा दिल डूब सा जाता है। वहां मैंने एक शाम निक के साथ खाना खाया था। मुझे नींद आ रही थी और मैं निक के इस वजीफे से उकता चुकी थी। मैंने मच्छरदानी के पर्दे गिराते हुए कहा, एक बात बताऊं, तुमको इस कदर शदीद इश्क है अपने इस निक से तो तुमने इससे शादी क्यों ना कर ली? अब तक क्यों झक मारती रही? मुझे 10 साल तक एक दूर इफ्तिदा जजीरे में अपने बाबा के साथ रहना पड़ा। उसने उदासी से जवाब दिया, पहले हम लोग इसी शहर में रहते थे। जंग के जमाने में बमबारी से हमारा छोटा सा मकान जलकर राख हो गया और मेरी माँ और दोनों भाई मारे गए। सिर्फ मैं और मेरे बाबा जिंदा बचे। बाबा एक स्कूल में साइंस टीचर थे। उनको टीबी हो गई और मैंने उन्हें सीनेटोरियम में दाखिल करा दिया जो बहुत दूर के जजीरे में था। सेनेटोरियम बहुत महंगा था, इसलिए कॉलेज छोड़ते ही मैंने इसी सेहतगाह के दफ्तर में नौकरी कर ली और आसपास के दौलतमंद जमींदारों के घरों में ट्यूशन भी करती रही। मगर बाबा का इलाज और ज्यादा महंगा होता गया। तब मैंने अपने गांव जाकर अन्नास का आबाई बागीचा रहन रख दिया। तब भी बाबा अच्छे ना हुए।
मैं एक जजीरे से दूसरे जजीरे तक कश्ती में बैठकर जाती और जमींदारों के महलों में उनके कंद जहन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते थक कर चूर हो जाती। तब भी बाबा अच्छे ना हुए। निक से मेरी मुलाकात आज से 10 साल कबल एक फेस्टा में हुई थी। उस दौरान में जब भी दारुल सल्तनत आती वो मुझसे मिलता रहता। 3 साल हुए उसने शादी पर इसरार किया, लेकिन बाबा की हालत इतनी खराब थी कि मैं उनको मरता छोड़कर यहाँ ना आ सकती। उसी जमाने में निक को बाहर जाना पड़ गया। जब बाबा मर गए तो मैं यहाँ आ गई। अब मैं यहाँ मुलाजिमत कर रही हूँ और अगले साल यूनिवर्सिटी में अपना मकाला भी दाखिल कर दूंगी। मैं चाहती हूँ कि बाबा के खेत भी रहन से छुड़ा लूँ। निक मेरी मदद करना चाहता था, मगर मैं शादी से पहले उससे एक पैसा ना लूंगी। उसके खानदान वाले बड़े बददिमाग और अकड़फों वाले लोग हैं और एक लड़की के लिए उसकी इज्जत नफ्स बहुत बड़ी चीज है। इज्जत नफ्स और खुददारी और खुद एतमादी। अगर मुझे कभी यह एहसास हो जाए कि निक भी मुझे हकीर समझता है या मुझे सो गई। अच्छा, गुड नाइट। दूसरे रोज सुबह वो तैयार होकर हिस्बे मामूल सबसे पहले नाश्ते की मेज पर इंतजाम के लिए पहुंच चुकी थी। मिसेस सोरेल गांव वापस जा रही थी। अपने होने वाले दामाद से उनकी सुलह हो गई थी। वो सवेरे ही से आ पहुंचा था। वो एक मनहनी सा नौजवान था और बरामदे के एक कोने में भीगी बिल्ली बना बैठा था। फिजा पर अजीब सी बशाशत तारी थी। लड़कियां बात बात पर कहके लगा रही थीं। मैं भी बहुत मसरूर थी और खुद को बेहद हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। ये हल्के फुल्केपन और मुकम्मल अमन व सुकून का शगुफ्ता एहसास जिंदगी में बहुत कम आता है और सिर्फ चंद लम्हे रहता है, मगर वो लम्हे बहुत गनीमत हैं। कारमन जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करके दफ्तर चली गई। आज भी तुम अपने शानदार दोस्तों से मिलने ना जा रही होती तो तुमको मैं बिठाकर शहर के गली कुचों की सैर कराते। जैपनी मैगदीनिया ने मुझसे कहा, तुम्हारे लिए केडी लेक आई है। रोजा ने अंदर आकर इतला दी। केडी लेक? फो कोर्स हुआ। तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी जगाधरी मोटरें आती हैं कि हम लोगों के रौब के मारे बिल्कुल घगी बंध जाती है। बरनाडा ने खुश दिली से इजाफा किया। मैंने लड़कियों को खुदा हाफिज कहा और अपना सफरी बैग कंधे से लटकाकर बाहर आ गई। मैं साबिक सफीर जॉन गार्सिया डेल प्रेडोस के यहाँ 2 दिन के लिए उनके हिल स्टेशन जा रही थी। उनके वर्दी पोश शोफर ने स्याह कैडी लेक का दरवाजा मौदबाना बंद किया और कार शहर से निकलकर सरसब्ज पहाड़ों की समत रवाना हो गई। पहाड़ की एक चोटी पर डॉन गार्सिया का हस्पानवी वजे का शानदार घर दरख्तों में छुपा दूर से नजर आ रहा था। वादियों में कहरा मंडला रहा था और सफेद और कासनी और सुर्ख और जर्द रंग के पहाड़ी फूल सारे में खिले हुए थे। कार फाटक में दाखिल होकर पोर्च में रुक गई। कबायली नस्लों वाली शाइस्ता नौकरानियां बाहर निकलीं। बटलर ने नीचे आकर कार का दरवाजा खोला। हॉल के दरवाजे में डॉन गार्सिया और उनकी बीवी डोना मारिया मेरे मुंतजिर थे। उनका घर सफेद कालीनों और सुनहरे फर्नीचर और इंतहाई कीमती सामान आराइश से सजा हुआ था और इस तरह के कमरे थे जिनकी तस्वीरें लाइफ मैगजीन के रंगीन सफात पर व परेड फर्नीचर या इंटीरियर डेकोरेशन के सिलसिले में अक्सर शाया की जाती हैं। कुछ देर बाद मैं डोना मारिया के साथ ऊपर की मंजिल पर गई। वहां शीशों वाले बरामदे के एक कोने में एक नाजुक सी बेत की टोकरी में एक 6 महीने की बेहद गुलाबी बच्ची पड़ी गांव गांव कर रही थी। वो बच्ची इस कदर प्यारी सी थी कि मैं डोना मारिया की बात अधूरी छोड़कर सीधी टोकरी के पास चली गई। एक बेहद हसीन, सेहतमंद, तरोताजा और कमसिन अमेरिकन लड़की नजदीक के सोफे से उठकर मेरी जानिब आई और मुस्कुराकर मुसाफिये के लिए हाथ बढ़ाया। ये मेरी बहू है, डोना मारिया ने कहा। हम तीनों टोकरी के गिर्द खड़े होकर बच्ची से लाड प्यार में मसरूफ हो गए। दोपहर को लंच की मेज पर अमेरिकन लड़की का शोहर भी आ गया। ये हमारा बेटा होजे है, डॉन गार्सिया ने कहा। होजे की उम्र तकरीबन 35 साल की रही होगी। अपनी कौमी करहट के हल्के आबी रंग की कमीज और सफेद पतलून में वो खास वजी मालूम हो रहा। वो अपनी नौउम्र बीवी को बेइंतहा चाहता था और बच्ची पर इश्क था।
ज्यादातर वो उसी की बातें करता रहा। रात को मैं अपनी बेहद पुरतकल्लुफ और बढ़िया ख्वाबगाह में गई, जिसके साजो सामान को हाथ लगाते फिक्र होती थी कि कहीं मैला ना हो जाए। उस वक्त मुझे दाई डब्ल्यू के सीले हुए कमरे और तंग मच्छरदानी और मिसेस सोरेल और हॉल की बदरंग मेज कुर्सियां शिद्दत से याद आईं। 2 दिन बाद प्रेडोस खानदान मेरे साथ ही दारुल सल्तनत वापस लौटा। अपने माँ बाप को उनके टाउन हाउस में उतारने के बाद होजे ने मुझे मेरी जाए कयाम पर पहुंचाने के लिए एडी लेक दोबारा स्टार्ट की। होजे और उसकी बीवी डोरोथी सिर्फ 2 हफ्ते कबल अमेरिका से लौटे थे। उनका बहुत सा सामान कस्टम हाउस में पड़ा था, जिसे छुड़ाने के लिए उन्हें जाना था। शहर के सबसे आला होटल के सामने होजे ने कार रोक ली। यहाँ क्या करना है? मैंने उससे पूछा। तुम यहीं ठहरी हो ना? नहीं डियर होजे, मैं YWCA में ठहरी हूँ। YW? काट कमाल है। अच्छा वहीं चलते हैं, मगर क्या तुमको यहाँ जगह ना मिल सकी? तुम्हें चाहिए था कि आते ही डैडी को इतला देती। उस वक्त मुझे दफअतन ख्याल आया कि मैं हर तबके और हर किस्म के लोगों को अपनी इफ्तिदादी तबे के जरिए कम अज कम अपनी हद तक जहनी तौर पर हमवार करती चली जाती हूँ। मगर होजे और उसके वालिदैन इस मुल्क के 10 दौलतमंद तरीन खानदानों में शामिल थे और यहाँ के हुक्मरान तबके के अहम सुतून थे, और उन लोगों को ये समझाना बिल्कुल बेकार था कि मुझे YW क्यों इतना अच्छा लगा है और मैं वहां ठहरने पर क्यों इस कदर मिस्र हूँ। होजे ने गली के नकड़ पर कार रोक ली, क्योंकि जीपों की कतार ने सारा रास्ता घेर लिया था। मैं जब YW के अंदर पहुंची तो सब लोग सो चुके थे। मैं चुपके से जाकर अपनी मच्छरदानी में घुस गई। कारमन हिस्बे मामूल फर्श पर सुकून के साथ सो रही थी। उसके सरहाने सांतो तोमास सेंट तास की तस्वीर पर गली के लैंप का मदम अक्स जिल मिला रहा था। सुबह 4 बजे उठकर मैं दबे पांव चलती शिकस्ता गुसल खाने में गई और आहिस्ता से पानी का नल खोला, मगर पानी की धार इस जोर से निकली कि मैं चौंक उठी। इसी तरह चुपके चुपके कमरे में आकर मैंने अस्बाब बांधा ताकि आहट से कारमन की आंख ना खुल जाए। इतने में मैंने देखा कि वो फर्श पर से गायब है। कुछ देर बाद उसने आकर कहा, नाश्ता तैयार है। वो टैक्सी के लिए फोन भी कर चुकी थी। कैसा सफर रहा? उसने चाय अंडेलते हुए पूछा। बहुत दिलचस्प। ये तुम्हारे दोस्त लोग कौन थे जहां तुम गई थी? तुमने बताया ही नहीं। मैं बात शुरू करने ही वाली थी कि मुझे अचानक एक ख्याल आया। मैंने जल्दी से कमरे में जाकर सूटकेस खोला। एक नई बनारसी साड़ी निकालकर एक पर्चे पर लिखा, तुम्हारी शादी के लिए मेरा पेशगी तोहफा, और साड़ी और पर्चा कारमन के तकिए के नीचे रख दिया। टैक्सी आ गई। कारमन ने बरामदे में से आवाज दी। हम दोनों सामान उठाकर बाहर आए। मैं टैक्सी में बैठ गई। इतने में कारमन फाटक की खिड़की में से सर निकालकर चिल्लाई, अरे तुमने अपना पता तो दिया ही नहीं। मैंने कागज के टुकड़े पर अपना पता घसीटकर उसे थमा दिया। फिर मुझे भी एक बेहद जरूरी बात याद आई। हद हो गई कारमन, तुम्हारी YW ने मुझे अपना बिल नहीं दिया। बको मत। अरे ये तुम्हारा निजी घर तो नहीं था, तुम मेरी मेहमान थी। बको मत, तुम खुद मत बको। अब भागो वरना हवाई जहाज झट जाएगा। और देखो, जब मैं शादी का कार्ड भेजूं तो तुमको आना पड़ेगा। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। जरा सोचो, निक तुमसे मिलकर कितना खुश होगा। मगर हम दोनों को मालूम था कि मेरा दोबारा इतनी दूर आना बहुत मुश्किल है। खुदा हाफिज कारमन, मैंने कहा। खुदा हाफिज। वो खिड़की में से सर निकालकर बहुत देर तक हाथ हिलाती रही। टैक्सी सुबह काजब के धुंधलके में एयरपोर्ट रवाना हो गई। हवाई जहाज तैयार खड़ा था। मैं कस्टम काउंटर पर से लौटी तो पीछे से डॉन गार्सिया की आवाज आई, निक, मैं जरा सिगार खरीद लूं? बहुत अच्छा डैडी। ये होजे की आवाज थी। मैं चौंक कर पीछे मुड़ी। होजे मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। देखा हम लोग कैसे ठीक वक्त पर पहुंचे। होजे, मैंने डूबते हुए दिल से पूछा, तुम्हारा दूसरा नाम क्या है? निक। डैडी जब बहुत लाड में आते हैं तो मुझे निक पुकारते हैं, वरना आमतौर पर मैं होजे ही कहलाता हूँ। क्यों? कुछ नहीं। मैं उसके साथ साथ लॉन्ज की तरफ चलने लगी।
तुम अमेरिका क्या करने गई थी? मैंने आहिस्ता से पूछा। हार्ट सर्जरी में स्पेशलाइज करने। तुम्हें बताया तो था। क्यों? तुमने क्यों? क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं। मेरी आवाज डूब गई। लाउड स्पीकर ने यकसानियत से दोहराना शुरू किया। पैन अमेरिकन के मुसाफिर, पैन अमेरिकन के मुसाफिर। अरे, रवानगी का वक्त इतनी जल्दी आ गया। निक ने ताजुब से घड़ी देखी। डॉन गार्ड याजगार खरीदकर शफकत से मुस्कुराते मेरी तरफ आए। मैंने दोनों बाप बेटों का शुक्रिया अदा किया, उन्हें खुदा हाफिज कहा और तेजी से मुसाफिरों की कतार में जा मिली। दौड़ते हुए तैयारे की खिड़की में से मैंने देखा डॉन गार्सिया और निक नीचे रेलिंग पर झुके रुमाल हिला रहे थे। तैयारे ने जमीन से बुलंद होना शुरू किया। यहाँ से बहुत दूर खतरनाक तूफानों से घिरे हुए पूर्वी समंदर में हरे भरे जजीरों का एक झुंड है जो फिलिपाइन कहलाता है। उसके जागते जगमगाते दारुल सल्तनत मनीला के एक बेरंग से मोहल्ले की एक शिकस्ता इमारत के अंदर एक बेहद चिपटी नाक और फरिश्ते के से मासूम दिल वाली फिलिपिनो लड़की रहती है जो अपने बच्चे के लिए खिलौने जमा कर रही है और अपने खुदा की वापसी की मुंतजिर है जिसकी जात पर उसे कामिल यकीन है।